गुड इवनिंग एवरीवन। देखो लास्ट लेक्चर में बेसिकली कुछ पार्ट शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया था, तो एक बार मैं उसको क्विक रिवीजन दे देता हूँ 5 मिनट में। देखो गाइस, ठीक है, ओके। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ एसी ब्रिज पर। मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया था कि एसी ब्रिजेस पर Z1, जब भी हम Z1 की बात कर रहे हैं तो Z1 का फेजर डिफाइन होगा मॉड Z1 एंगल थीटा 1। इसी तरह Z2 पर भी फेजर डिफाइन होगा मॉड Z2 एंगल थीटा 2। Z3 पर भी फेजर डिफाइन होगा मॉड Z3 एंगल थीटा 3। और Z4 पर भी फेजर डिफाइन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपसे जस्ट ये बोला था, जब भी एसी ब्रिज की बात करेंगे तो डीसी में क्या था स्टूडेंट, 0 हर्ट्ज था अपने पास। डीसी पर जो डिटेक्टर लगा था डी आर्सेनल, उस पर 0 हर्ट्ज था। एसी ब्रिजेस में जो डिटेक्टर यूज होते हैं उन डिटेक्टर्स में वाइब्रेशनल एसी गैल्वेनोमीटर जनरली 250 हर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। हेडफोन और टेलीफोन वायर डिटेक्टर अप टू 5 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज। ट्यून डिटेक्टर से वैल्यू ज्यादा बनाई जा सकती है जहां तक बनाना चाहें, जनरली अप टू 100 किलोहर्ट्ज। एट बैलेंस ब्रिज कंडीशन मैंने आपको बताया था कि आईडी का मान, डिटेक्टर पर बहने वाली करंट, डिटेक्टर पर बहने वाली करंट कितनी होगी बैलेंस ब्रिज कंडीशन पर, 0। और I1 और I2 इक्वल होंगे, I3 बराबर I4 होगा, या VCD बराबर 0, अदरवाइज E1 बराबर E3 या E2 बराबर E4। I1 Z1 बराबर I3 Z3, I2 Z2 बराबर I4 Z4। इसका सिंपल सा मतलब क्या है जरा देखो, अगर कोई भी ब्रिज बैलेंस है तो ये बात एविडेंट है कि डिटेक्टर में कोई धारा नहीं जाएगी। अगर डिटेक्टर में कोई करंट नहीं जा रही तो ये भी पक्का है यहां से जो I1 करंट बन रही है वो पूरी पूरी करंट I2 सेम बनेगी। दोनों ही I1 और I2 आपस में इक्वल है। अगर यहाँ कोई करंट नहीं जा रही स्टूडेंट्स, 0 करंट जा रही है डिटेक्टर पर, तो क्या पूरी I1 सेम I2 होगी? इसी तरह पूरी I3 सेम I4 होगी। तो पहली लाइन तो मैंने ये बोली I1 और I2 बराबर, I3 और I4 बराबर। दूसरी बात, बैलेंस ब्रिज कंडीशन में, संतुलित भार अवस्था में ऐसा भी तो होगा कि इस नोड का वोल्टेज और इस नोड का वोल्टेज बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों का विभवांतर शॉर्ट हो जाएगा। तो जो वोल्टेज E1 बनेगा वही E3 बनेगा, पैरेलल बन जाएंगे ना दोनों, तो आपस में दोनों का वोल्टेज सेम। तो E1 किसके बराबर, E3 के बराबर। ऐसे ही E2 की बात करें तो E2 और E4 भी आपस में इक्वल, राइट। फिर मैंने बोला था कि ये देखो E1 बराबर E3 और E2 बराबर E4। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं धारा गुणे प्रतिबाधा बराबर यहाँ की धारा गुणे प्रतिबाधा।
इसी तरह I2 गुणे Z2 बराबर I4 इंटू Z4, राइट। नेक्स्ट, फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर यहां पर E1 E2 का KVL मैं एक साथ लगाऊं तो ये माइनस E के बराबर होगा, लाइक दिस। दूसरा मैंने बोला था प्लस E3 प्लस E4 का KVL दिस होगा, राइट। इसके बाद फिर जस्ट हम लोगों ने ये देखा था, हाँ गुड इवनिंग एवरीवन, ये जस्ट रिकॉर्डिंग में छूट गया था स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा एब्रीविएट 5 से 10 मिनट में कर देता हूँ, राइट, जब तक आप लोग क्लास में ज्वाइन हो रहे हो। तो यहाँ पर Z1 पर हम लोग अननोन कॉइल को ले रहे हैं, अज्ञात राशि को, राइट। इधर हमने Z4 मान लिया, इधर Z3 और इधर Z4। बैलेंस अवस्था में, संतुलित भार अवस्था में क्या होगा, Z1 का प्रोडक्ट Z4 से और Z2 का प्रोडक्ट Z3 से, आमने सामने वाली सम्मुख भुजाओं का गुणनफल बराबर होगा। तो बैलेंस ब्रिज कंडीशन में आपने Z1 का मान रखा, फिर Z4 का मान रखा, ऐसे ही Z2 का मान रखा, फिर Z3 का मान रखा। अब AC ब्रिज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि मैग्नीट्यूड और फेज दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए तो हमने क्या बोला, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर दिस इंटू दिस होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कंडीशन पर मान लो पहले मैं इस मॉड Z1 थीटा 1 को पता ही करना चाहता हूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंटू दिस बटे दिस, तो ये फैक्टर डिवाइड में आ गया। अब ये भी एविडेंट है कि मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों का गुणनफल बटे इसका डिवाइड, फर्दर दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस हो गया, और एंगल आपस में जुड़ जाएंगे और ये वाला एंगल ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, राइट। फिर भी आपका मन है कि सर मैग्नीट्यूड को अलग देखें, फेज को अलग देखें, तो मैंने एक लाइन खींचकर बताया था कि मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 बटे मॉड Z4, और एंगल की कंडीशन की बात करें तो एंगल का मतलब थीटा 1 बराबर दिस आएगा। कैसे आएगा देखो, जब आप मैग्नीट्यूड को केवल देख रहे हो तो दिस था, फेज में आप देखो दो फेज का आपस में एंगल्स का गुणा है, तो गुणा करते समय फेज एंगल जुड़ जाएंगे, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। फिर मैंने एक जनरल टेबल आपको समझाई थी, मैंने बोला था यदि थीटा 1 का मान 0 हो जाए, राइट, अगर थीटा 1 का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब है प्योरली रेजिस्टिव। फिर थीटा का मान अगर प्लस 90 होता तो ये प्योर इंडक्टर की बात है, अगर थीटा का मान माइनस 90 होता तो इसका मतलब है प्योर कैपेसिटर, अगर थीटा का मान 0 से प्लस 90 है तब आप आरएल सर्किट बोलेंगे, और अगर थीटा का मान माइनस 90 से 0 है तब आप इसे आरसी नेचर बोलेंगे, राइट। फिर मैंने बोला था कि अगर आप बेसिक न्यूमेरिकल लेकर, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर Z1 दिया है, आपको Z2 दिया है, Z3 दिया है, और आपसे पूछा गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z1 फेजर, राइट। तो Z1 फेजर को पता करने के लिए आप बैलेंस ब्रिज अवस्था लगा सकते हैं, आमने सामने वाली सम्मुख भुजाओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो आपने क्या किया, Z1 Z4 का मल्टीप्लाई Z2 Z3 के इक्वल किया। किस ब्रिज की बात कर रहे हो, व्हीट स्टोन की बात कर रहे हो ना। आशीष, किसके लिए लिखा है आपने, एसी के लिए डीसी के लिए, बिल्कुल फॉलो होगी, तब भी फॉलो होगी। अब यहां पर दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, तो मैग्नीट्यूड वाइज इनका इनका मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दिस, और डिवाइड में जो एंगल चल रहा था वो ऊपर जाकर घट गया, तो ये कोण की कैलकुलेशन हो गई, तो जेड का नेचर क्या हो जाएगा, 30 एंगल माइनस 20। अब ये 30 मैग्नीट्यूड है और माइनस 20 कोण है, राइट। तो इसके हिसाब से आप वैल्यू जज कर सकते हैं कि नेचर वाइज ये क्या होगा। तो मैंने कल बताया था अगर कोण ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब है आरसी नेचर, राइट। फर्दर एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था कि
आपके पास CX का मान क्या होगा बैलेंस अवस्था में, तो आपने क्या किया था, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। अब आप जानते हैं इस ब्रांच की प्रतिबाधा, C की प्रतिबाधा को ZX बोल सकते हैं और C3 की प्रतिबाधा को Z3 बोल सकते हैं। R वाला R ही रहेगा, ये वाला R भी R ही रहेगा, राइट। तो आपने जब कैलकुलेशन किया था दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो आपने पहले ZC का मतलब समझा। कैपेसिटर में प्रतिबाधा क्या होती है, -JXC, तो दिस इज 1/j⍵C। आपने जब इस वैल्यू को पुट किया तो 1/j⍵CX और यहाँ 1/j⍵C3, अल्टीमेटली j⍵ कट गए। फिर CX का मान कैलकुलेट होकर आ गया 30 माइक्रोफैरड, एक बेसिक न्यूमेरिकल था ये। इसके तुरंत बाद हमने मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट किया था, राइट। सेल्फ इंडक्टेंस पर ये वाली कॉइल R1 L1 वाली कॉइल अननोन है और इसी का मेजरमेंट आपको करना है। इसका मेजरमेंट करते समय R2 और L2 एक वेरिएबल ब्रांच आपने लगाई है जिसको वेरी करा रहे हैं। आपने कहा बैलेंस अवस्था में Z1 और Z4 का प्रोडक्ट Z2 Z3 के बराबर होना चाहिए और Z1 का मान दिस था, Z2 का मान दिस था, Z3 का मान दिस, Z4 का मान दिस। प्रोडक्ट कर दिया, जो वैल्यू आई आपस में उसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर दिया अलग अलग। तो रियल पार्ट में R1 दिस आया, L1 दिस आया। यही मेजरमेंट था कॉइल का, R1 और L1 का। बट उस कॉइल का हम क्या नहीं पता कर सकते इस समय, क्वालिटी फैक्टर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सर्किट में संधारित्र नहीं लगा। अगर संधारित्र नहीं लगा तो सर्किट रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त नहीं कर सकता। सर्किट में अनुनाद तभी हो सकता है जब आपके पास सर्किट में दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट अपोजिट नेचर के लगे। इसलिए ये ब्रिज मार्केट में यूज नहीं होता। और इसके बाद अगला ब्रिज तुरंत आया था, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इस ब्रिज में R1 L1 जैसा था वैसा ही है, यहाँ प्रतिरोध यहाँ प्रतिरोध। बैलेंसिंग के लिए इस बार हमने R4 C4 को समांतर में लगाया, राइट। तो कल मैंने आपको कैलकुलेशन वाइज बताया था, अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए तो ये बनेगा। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ फिर से Z1 Z4 बराबर Z2 Z3 को इक्वेट किया, रियल और इमेजिनरी आपने इक्वेट किए और रियल इमेजिनरी के बाद R1 और L1 आ गया। इसके तुरंत बाद आपने कॉइल का क्वालिटी फैक्टर भी पता किया। क्वालिटी फैक्टर का मतलब था कॉइल पर आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी L1/R1। यहां से जब वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की L1 और R1 की तो आंसर आ गया दिस, ω0 R4 C4। तो कल मैंने बताया था जब भी R4 C4 की बात करें तो C4 की वैल्यू होती है माइक्रो के टर्म्स पर, राइट, माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड। R4 थोड़ा ठीक ठाक भी रखोगे और ω0 का मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू बहुत हाई नहीं बन सकती, राइट। तो हाई से कम होती है। जनरली ये वैल्यू या तो लो होगी या तो मीडियम होगी। अब लो में भी हम बहुत लो इसको नहीं ले जा सकते, इसलिए इसका प्रेफरेंस कहाँ करते हैं हम लोग, मीडियम क्यू फैक्टर पर। कहाँ प्रेफरेंस करते हैं, मीडियम क्यू फैक्टर पर। सो दैट्स वाई हमारे पास एक नया ब्रिज आया जिसका नाम था हेज ब्रिज, राइट। सो मुझे लगता है सभी लोग क्लास में आ चुके हैं और ये जस्ट मैंने थोड़ा सा जल्दी से बोल दिया था क्योंकि कल शायद रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ गया फिर से। तो जिनका एटलीस्ट अगर छूटा होगा तो दे कैन डू द टॉपिक एटलीस्ट, राइट। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, राइट। यहां तक वैलिड है बात, कोई इशू तो नहीं, हाँ सुनो करेक्ट है, राइट, फाइन। कैमरा ऑन रखना है स्टूडेंट्स आप लोग, ये बोलना ना पड़ा करिए। फाइन, देखो अब ये जो ब्रिज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट विल नीड सम पेशेंस बिकॉज यहाँ थोड़ा डेरिवेशन पर हमें मूव ऑन होना पड़ेगा। देखिए आज हम बात कर रहे हैं हेज ब्रिज की। वैज्ञानिक हेज ने क्या बोला, जैसे यहां आप देख रहे हैं, मान लीजिए पहली ब्रांच अननोन है, अज्ञात वाले में कॉइल लगी है,
क्वाइल का रेजिस्टेंस होगा और क्वाइल का इंडक्टेंस होगा। क्वाइल के रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, R1, क्वाइल के इंडक्टेंस को हमने क्या मान लिया, L1। ये आपने पता करना है, R1 और L1 का मेजरमेंट करना है। बात क्लियर हो रही है क्या? अब इस क्वाइल को अननोन बोल रहे हैं, इसके साथ आपने यहां एक ब्रांच R2 लगाई, सिर्फ R2। फर्दर यहां आपने एक ब्रांच R3 लगाई, दिस इज R3। और इसके बाद फर्दर आपने एक ब्रांच और लगाई जिसमें इस बार R4 और C4 को आपने सीरीज में लगाया, R4 और C4 को सीरीज में लगाया, दिस इज डिटेक्टर। ये AC डिटेक्टर है और इसके बाद यहां आपके पास सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट है, दिस इज से प्लस माइनस E एंड F। E ऑपरेटिंग वोल्टेज है, F फ्रीक्वेंसी है, राइट। इस फिगर को फर्स्ट नॉमेनक्लेट कर लीजिए, बना लीजिए। अब ये वाला टर्मिनल पॉइंट ए है, से दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। और पहली शाखा पर जो प्रतिबाधा बनेगी उसको हम लोगों ने नाम दे दिया Z1। दूसरे वाले की प्रतिबाधा को नाम दे दिया Z2। तीसरी ब्रांच की प्रतिबाधा को नाम दे दिया Z3 और चौथी ब्रांच की प्रतिबाधा को नाम दे दिया Z4। फर्स्ट ब्रांच पर बनने वाले ईएमएफ को हमने लिखा है, मान लो यहां से करंट आई आ रही है, तो एक करंट यहां I1 जाएगी, इसकी वजह से प्लस माइनस E1 बनेगा। इसी तरह एक करंट I2 नीचे जाएगी, इसकी वजह से प्लस माइनस E2 बनेगा, राइट। ऐसे ही यहां करंट I3 जाएगी, इसकी वजह से क्या बनेगा, प्लस माइनस E3। यहां करंट यहां से जा रही होगी I4 और इसकी वजह से क्या बनेगा, प्लस माइनस E4, राइट। ये जस्ट फिगर पहले एक बार बना लीजिए। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि पहली शाखा हेज ब्रिज पर Z1 ही अपने पास क्या है, अज्ञात वैल्यू, Z1 फेजर ही क्या है, अननोन, पहली ब्रांच ही अज्ञात है, राइट। और इस अननोन वैल्यू को हमें पता करना है। Z1 फेजर का मान कितना है ये हमें नहीं पता, तो R1 क्वाइल का रेजिस्टेंस प्लस क्वाइल का इंडक्टेंस, तो इसकी वजह से XL1 बना, या इसी को हम कह सकते हैं R1 प्लस J ओमेगा L1। आई होप सो मेरी बात यहां तक आप समझ रहे होंगे। Z1 के बाद फर्दर अगर मैं Z2 की बात करूं तो ये R2 होगा, Z3 की बात अगर मैं करूं तो ये R3 होगा। हाँ, Z4 मेरे को पता करना है। Z4 पर वैल्यू क्या दी हुई है, दो। देखिए Z4 पर R4 और C4 आपस में जोड़ रहे हैं, कैपेसिटर को सीधे नहीं जोड़ सकते, माइनस JXC लिखकर जोड़ सकते हैं या 1/j⍵C लिखकर जोड़ सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं Z4 का मतलब Z4 शुड बी R4 प्लस 1/j⍵C4। आई होप सो मेरी बात क्लियर है। कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए प्रतिबाधा को 1/j⍵C4 भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, यस। सो नाउ अगर आप यहां पर डिवाइड बाई 1 मान लें तो कैन वी टेक द एलसीएम ऑफ दिस ब्रांच। अगर मैं एलसीएम लेता हूं यहां तो j⍵C4 इंटू 1, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 1 के साथ ऊपर क्या आ गया, j⍵C4R प्लस 1। आई होप सो Z4 भी सभी को क्लियर है। एक बार चेक कर लो Z4 तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फर्दर हम लोग अब मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को लिखते हैं।
यहां तक कंप्लीट है सभी का? देखो, अब हमें हेज ब्रिज का ओवरव्यू लेने के लिए कहां नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स? इससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया स्टूडेंट्स, यहीं से स्टार्ट है क्लास, हेज से, हेज ब्रिज। ब्रिज तीसरा है ये, पहला मैक्सवेल इंडक्टेंस था, दूसरा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, तीसरा है हेज ब्रिज। राइट, कंप्लीट। सो बैलेंस ब्रिज कंडीशन अचीव की जा सकती है, राइट। स्टार्ट करें। एट बैलेंस ब्रिज क्या होगा स्टूडेंट्स? Z1 का प्रोडक्ट Z4 से, Z2 का प्रोडक्ट Z3 से, राइट। तो एट बैलेंस ब्रिज लिखिए, एट बैलेंस ब्रिज कंडीशन, सभी लोग लिखिए, साथ में लिखते जाएं, एट बैलेंस ब्रिज कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ Z1 phasor into Z4 phasor should be equal to Z2 phasor into Z3 phasor, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट। अब Z1 की वैल्यू कितनी है आपसे? Z4 वेरिएबल है, Z4 ये दोनों वेरिएबल है, लास्ट केस की तरह ये दोनों वेरिएबल है, बिल्कुल। R4 एंड C4 बोथ आर वेरिएबल। जैसे कल किया था, कल वाले लेक्चर में भी क्या वेरिएबल था अपने पास? देखो यहाँ R4 और C4, यहाँ पर R4 एंड C4 बोथ आर वेरिएबल। बस कल वाले और आज वाले फिगर में फर्क क्या है? कल वाले फिगर में R4 C4 पैरेलल में थे, आज R4 C4 कैसे हैं? सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, हेज ब्रिज में। बाकी बिल्कुल एज इट इज सेम है। अब Z1 का मान आपके पास आया था कल R1 प्लस जे ओमेगा L1, और Z4 का मान आया था अभी, ये देखो ऊपर से यहां से, दिस वन। इस वैल्यू को अगर लिखें, दिस इज नथिंग बट, सॉरी, जे ओमेगा R4 C4 प्लस 1 अपॉन में जे ओमेगा C4, दैट शुड बी इक्वल टू Z2 Z3 का मतलब है रियल पार्ट ओनली, R2 R3, ठीक है। अब देखो किसका किसका आपस में गुणा हो सकता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है इसका प्रोडक्ट इस वाले के साथ हो जाएगा, और ये जो नीचे जे ओमेगा C4 है ये ऊपर चला जाएगा, राइट। ये स्टेप सभी को क्लियर होगा? आपने इसका और इसका प्रोडक्ट आपस में कर दिया, और ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी ये यहां चली गई। अच्छा, ये कहां से आया? ये हमारे पास R4 और 1 अपॉन जे ओमेगा C4 का सम आया था, राइट। इसी को हम क्या कह रहे थे? Z4, Z2 R2 था, Z3 R3 था, Z1 R1 प्लस दिस। सो आप अब यहां पर इजी वे में बोल सकते हो कि R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू जे ओमेगा R4 C4 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू जे ओमेगा R2 R3 C4। होप सो मेरी बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब अगर हम यहां पर वैल्यूज को राइट करें तो चलते समय R1 का मल्टीप्लाई दिस हो जाएगा, सो दिस वन एज जे ओमेगा R1 R4 C4 प्लस R1 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो जे ओमेगा का स्क्वायर, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और L1 R4 C4। एक बार चेक कर लो आप, जब इसका प्रोडक्ट इस वाली टर्म से होगा तो जे ओमेगा मतलब जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और L1 का प्रोडक्ट R4 C4 प्लस एक टर्म और आ रही है आपके पास, प्लस जे ओमेगा L1 बराबर जे ओमेगा R2 R3 C4। अब यहां पर देखो, हमें एक बात की और क्लियरिटी मिली
कि इसके साथ अगर जे स्क्वायर की बात की जाए तो कहना इसे जे स्क्वायर का मतलब -1 होता है, राइट। तो आप इस जे स्क्वायर को भी हटा सकते हैं। तो यहां जो टर्म बनेगी वो ऐसी आएगी, जे ओमेगा R1 R4 C4 प्लस R1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर L1 R4 C4 प्लस जे ओमेगा L1 बराबर जे ओमेगा R2 R3 C4। अब आप देखो, अगर मैं रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करना चाहूं तो इस टर्म पर इमेजिनरी और रियल को अगर इक्वेट किया जाए तो आपको दिखना चाहिए पूरे टर्म में, मैं ऐसा लिख देता हूं, नाउ इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी, नाउ इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। अलग अलग रियल और इमेजिनरी को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। अब जब आप अलग अलग दोनों को सेपरेट आउट कर रहे हैं तो देखो, क्या पहले वाले टर्म में ये वाला तो इमेजिनरी पार्ट है, दिस वन, ये वाला पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहले अपन इमेजिनरी वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। दिस वन मैं टिक लगा देता हूं, फिर दिस वन एंड फिर दिस वन, इनको आपस में इक्वेट करते हैं। जब मैंने इक्वेट किया तो यहां मैं लिख रहा हूं इमेजिनरी के लिए R1 आया लेफ्ट हैंड साइड, R4 आया, C4 आया। आप समझ गए होंगे, इस पूरे टर्म में जे ओमेगा हटा दिया तो क्या क्या बचा, R1 R4 C4। फिर ये रियल है, ये भी रियल है, तो इन दोनों को तो छोड़ दो। इमेजिनरी में फिर क्या है, जे ओमेगा L1, इससे आपने जे ओमेगा हटाया तो प्लस L1 बराबर, अब राइट हैंड साइड पर भी जे ओमेगा लिखा हुआ है, इस जे ओमेगा को हटा दें तो बराबर में R2 R3 C4, राइट। ये अपने पास टर्म आ रही है। तो ये आपके पास एक टर्म बनी जब इमेजिनरी की तुलना आपस में कर दी। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग सेकंड कंपैरिजन करें रियल पार्ट का, तो देखो रियल पार्ट का मतलब ये था, ये वाली एक टर्म रियल पार्ट है, देखो दिस वन रियल, और इसको भी मैं सर्किल कर देता हूं, ये भी रियल है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है तो वो टर्म तो रियल ही आ रही है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो R1 माइनस ओमेगा स्क्वायर L1 R4 C4, ये वाली टर्म आपने लिख ली R1 माइनस दिस। ये लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म है, राइट हैंड साइड में कोई इमेजिनरी वाली, सॉरी रियल वाली टर्म नहीं है, तो बराबर क्या मान लेंगे इसको, 0। अब जब आपने इसको बराबर 0 माना तो बताओ मुझे, क्या R1 बराबर ओमेगा स्क्वायर L1 R4 C4 आ गया, राइट। ये कौन सी वैल्यू आ गई अपने पास, R1, विच वैल्यू इज देयर, R1, एक वैल्यू अपने पास R1 की आ गई, राइट। दिस इज नथिंग बट R1। इमेजिनरी के साथ भी तो ओमेगा है महिमा, लेकिन इमेजिनरी के साथ हर जगह ओमेगा है ना। देखो इधर जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा तीनों में है, तो कट नहीं जाएगा ओमेगा, राइट। अपने आप नहीं छोड़ा, वो कट जाएगा। जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कट नहीं जाएगा, राइट। एक बार यहां तक देख लो स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई इशू हो अप टू दिस, यहां तक कोई भी बात क्लियर ना हो।
राइट। हाँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में केवल यहीं से नहीं रोक सकते, हमें सेपरेट R1 और L1 की वैल्यू चाहिए थी जो नहीं मिली अभी तक। क्या दिक्कत है, देखो हमारे पास जो R आया वो R लाइक दिस आया, L1 पर डिपेंडेंट है, राइट। जो R1 आया है वो किस पर डिपेंडेंट है, L1 पर। देखो कल वाला जरा, कल वाली इक्वेशन में जो R1 आया था क्या वो L1 पर डिपेंडेंट था? अभी एक कंपैरिजन लिखेंगे थोड़ी देर बाद। कल वाली इक्वेशन में जब मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पढ़ा था तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, R1 और L1। R1 कभी L1 पर डिपेंड नहीं कर रहा था और L1 R1 पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका मतलब दोनों ही क्या थे आपस में, R1 और L1 इंडिपेंडेंट, राइट। इसका कंपैरिजन थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, जब यहां देखते हैं अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के बाद दो इक्वेशन इस तरह की आ रही है, R1 की वैल्यू सीधे L1 पर डिपेंड कर रही है। तो अब हम लोग इस वैल्यू को यहां एक बार पुट करके चेक करते हैं प्रॉपर, ताकि L1 का मान सेपरेट पता चल जाए। अभी तक L1 का मान सेपरेट आपको पता नहीं चला है। सो पुट वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। थोड़ी देर में आपको ये लाइन क्लियर होगी कि ऐसा कर क्यों, राइट जी। सो पुट वैल्यू ऑफ R1, हाँ सेपरेट सेपरेट वैल्यू बना रहे हैं R1 और L1 की। सो पुट वैल्यू ऑफ, so put value of R1 in equation फर्स्ट। समीकरण एक में इसको रख दिया तो देखो ये वाला मान यहां रख रहे हैं स्टूडेंट्स जी, बताओ जरा। R1 की जगह क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर, L1 R4 C4। हाँ फर्दर R1 का मान केवल अभी रखा है नीचे, फिर किसका गुणा हो जाएगा, R4 और C4 का। तो जब R4 C4 का गुणा करोगे तो R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बोलिए यस। प्लस L1 बराबर R2 R3 C4। अब चेक करो अगर दोनों में L1 को कॉमन ले ले, L1 को कॉमन लेने के बाद ये टर्म ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, बराबर R2 R3 C4। तो अगर आपसे कोई पूछे L1 का मान कितना है तो कहना इससे L1 की वैल्यू R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट L1। एक बार चेक कर लो सभी का L1 सेम आया है अलग आ रहा है। देखो L1 R1 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस बार L1 R1 पर डिपेंड नहीं कर रहा। पिछली बार क्या दिक्कत थी, इस इक्वेशन पर जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था L1 R1 पर डिपेंड कर रहा है। इस बार हमने क्या किया, L1 को सेपरेट बनाया, जो R4 C4 पर डिपेंड कर रहा है बट L1 पर डिपेंड नहीं कर रहा। एक बार यहां तक लिख लो अप टू दिस। अगर हो गया हो तो ओके करें या यस लिखें। ठीक है, आप यहां से अगर हम लोग L1 का मान लिखें, सॉरी R1 का मान, R1 का मान भी लिखा जा सकता है, राइट। किसका मान लिख सकते हैं, R1 का। अगर अब आप R1 का मान लिखेंगे तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ, ठीक है ओके, ठीक है संतोष ओके। अब देखो ये L1 का सेपरेट मान आया, मेरी बात को जरा सुनना, एक बार लिसन करो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था आपसे
ये जो पहली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का ड्रॉबैक क्या था? ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन अगर मैं इससे L1 का मान निकालूं तो ये मान R2 R3 C4 एज वेल एज R1 पर भी डिपेंड कर रहा था, और मैं इसको R1 से फ्री बनाना चाहता हूं, राइट? इसी तरह इस वाली इक्वेशन का ड्रॉबैक, L1 और R1 सीधे संबंधित थे। अगर आपस में R1 और L1 रिलेट हो रहे हैं तो हमें इक्वेशन को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करना होगा। मतलब R1 के टर्म्स पर L1 नहीं दिखना चाहिए, और जब आप L1 को लिखेंगे तब R1 नहीं दिखना चाहिए, राइट? इसके लिए आपने क्या किया, आपके पास जो सेकंड इक्वेशन थी उससे आपने R1 का मान इस वाले पर प्रतिस्थापित कर दिया। इससे आपके पास अब जो L1 वाली टर्म बनी, वो L1 वाली टर्म देखो कहीं R1 पर डिपेंड है क्या? नहीं है, राइट? इसी तरह पुट वैल्यू ऑफ, अगर मैं इस L1 का मान R1 में रख दूं तो यहां वाला L1 भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यस, सो पुट वैल्यू ऑफ L1 इन इक्वेशन सेकेंड। सो पुट, इसीलिए इसका डेरिवेशन थोड़ा रिक्वायर्ड होता है। पुट वैल्यू ऑफ L1 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड आई क्या थी आपके पास? R1 बराबर ओमेगा स्क्वायर, जी, ओमेगा स्क्वायर L1 R4 C4, L1 R4 C4। अब मुझे बताओ, मैं स्टूडेंट इस L1 का मान यहां प्रतिस्थापित करना चाहता हूं, तो पुट कर दूं, तो R1 बराबर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, L1 का मतलब क्या था? R2 R3 C4, ऊपर वाले से बटे में डिनोमिनेटर में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 इंटू C4। एक बार चेक कर लो, कहीं कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर ये स्टेप कुछ अलग लिखा है। R1 का मान दिस था, R1 का मान जो दिस था स्टूडेंट, उसमें आपने L1 की वैल्यू यहां पुट कर दी, L1 की वैल्यू ऊपर से यहां से, राइट? जब आपने इसको पुट किया तो ये तीन टर्म्स पर आ गया। सो दिस इज R1, राइट? यहां तक R1 आ चुका होगा। हाँ, अंदर ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दो। से R1 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर है। दिस इज R। ये दो मान आपके पास आ चुके हैं। कौन कौन से? एक आपके पास सेपरेट वैल्यू ऑफ L1 आ गई, और एक आपके पास सेपरेट वैल्यू ऑफ R1 आ गई, राइट? R1 और L1 दोनों आपके पास आ चुके हैं। अब मैं अगर क्वाइल का क्वालिटी फैक्टर पता करना चाहूं तो अब मैं क्वालिटी फैक्टर पता कर सकता हूं। देखो, बस इसी के लिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला ऐसा बना है, फॉर क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेशन। दिस इज फॉर क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेशन, फाइन? ठीक है, अब देखो, इधर देखो जरा, ये जो मेजरमेंट हम कर रहे थे, ये मेजरमेंट था इस अननोन क्वाइल पर। इस क्वाइल का अगर मैं क्वालिटी फैक्टर भी मेजर करना चाहूं, मतलब क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स भी इसकी मैं डिफाइन करूं R1 L1 की, तो कैन आई से, सभी लोग देखना जरा, ये जो क्वाइल थी थोड़ा रिलेट करेंगे मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को हेज के साथ। यहां पर ये जो अननोन क्वाइल है स्टूडेंट्स, दिस इज R1, और इसके अलावा दिस वन L1, राइट? ये पूरी क्वाइल है। अब क्वाइल पर जब भी आप क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, से दिस इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का मतलब था क्वाइल पर ओमेगा नॉट L बाई R। पहली क्वाइल की बात हो रही है तो सफिक्स में L1 R1,
Put value of L1 and R1 from equation थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू जरा पुट करो। अगर आप 3 और 4 से वैल्यू पुट करते हो तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। Q का मान जी, Q का मान आ रहा है ओमेगा नॉट L1 बाई R1 पर। सभी लोग चेक करना स्टूडेंट्स, L1 का मान कितना आ रहा है? L1 का मान दिस था, राइट? होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? दिस इज ओमेगा L1। तो L1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो R2, सॉरी R2, फिर था R3, फिर था C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा L1 हो गया बटे में R1 का मान कितना था, देखो इधर, ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर। ये अपने पास R1 था। क्या सबको ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? हमने L1 और R4 सॉरी L1 और R1 का मान पुट कर दिया, एक रिजल्ट आएगा यहां से, उस रिजल्ट के लिए हमने L1 R1 की वैल्यू पुट की है। जस्ट वैल्यू पुट करने में तो कोई इशू नहीं आ रहा। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ओके, नाउ सी, यहां पर ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है स्टूडेंट्स और यहां जो डिनोमिनेटर है ये आपस में कट गए, और ऊपर वाली टर्म पर इक्विवेलेंसी पर ओमेगा नॉट, राइट? इसके बाद ऊपर है R2 R3 C4 बटे में, अगर हम टर्म्स को देखें तो हमारे पास डिवाइड फैक्टर में टर्म आ रही है ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 और C4 स्क्वायर। अब ये भी पक्का है कि सर्किट पर RLC है तो इसका मतलब रेजोनेंस अचीव किया जा सकता है, राइट? तो किसी पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर हम बात करेंगे तो उस समय ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट पर बात कर रहे हैं, राइट? अगर मैं ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर बात कर रहा हूं तो ये ओमेगा भी ओमेगा नॉट हो गया, राइट? अब मुझे बताओ, ये बात क्लियर है सबको? मैं पर्टिकुलर किसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं क्योंकि क्वालिटी फैक्टर किसमें डिफाइन होता है? अनुनाद आवृत्ति पर। और सर्किट में RLC तीनों है तो क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। एग्री हो सभी? यस शुभम, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? ओके, नहीं लिखना नहीं है, बस ऐसे ही। यस, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या कट गया स्टूडेंट्स। यहां पर R2 R3 C4 R2 R3 C4 की एक पावर हट गई। तो क्या अल्टीमेटली, सभी लोग चेक करो, क्वालिटी फैक्टर का मान, ये वाला एक ओमेगा भी तो कट गया एक ओमेगा के साथ, तो अल्टीमेटली अपने पास 1 अपॉन, सभी लोग चेक करना, अपने पास क्या ये 1 अपॉन ओमेगा नॉट R4 C4 आ गया। एक बार चेक कर लो जरा, क्या ये सही लिखा है? 1 अपॉन ओमेगा नॉट R4 C4 आ गया, राइट? हाँ, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वालिटी फैक्टर तभी डिफाइन ही होता है। क्लियर? फाइन, क्लियर है क्या यहां तक? आगे बढ़े। अब आप सोच कर बताओ प्रॉपर थोड़ा सा,
क्वालिटी फैक्टर के मान पर, इधर देखो, इधर इधर इधर, से C4 अगर बहुत कम भी है, मतलब नैनो फेरेड भी है, देखो इधर, और R4 का मान मीडियम है, कुछ मीडियम वैल्यू, रेजिस्टेंस की कोई मीडियम वैल्यू मतलब किलो ओम भी है, तो ये किलो में है, ये नैनो में है, तो क्यू फैक्टर, ये भी एट रेजोनेंस की बात कर रहा हूं तो क्यू नॉट लिख दिया, राइट। क्यू नॉट का मतलब क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट कोई फ्रीक्वेंसी है, R4 मान लो मेरे पास 10 किलो ओम है या 1000 ओम है, तो 10⁻³ आ गया, राइट, इनटू 10⁻⁻9 नैनो फेरेड का मतलब। तो क्या जब ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा नॉट से, तब भी ये वैल्यू क्यू नॉट बराबर 1 अपॉन लो वैल्यू बनेगा, और समथिंग अपॉन लो वैल्यू का मतलब अगर डिनोमिनेटर लो है तो ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर बढ़ नहीं जाएगा? बोलो, प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर होगा, क्या माइक्रोफैरेड से ऊपर का बना लोगे क्या? जनरली कैपेसिटर की रेंज माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड इनमें ही चलेगा, राइट। एक फैरेड का कैप एक फैरेड का कैपेसिटर कहां से बनाओगे स्टूडेंट्स? इट रिक्वायर्स मोर देन अर्थ सरफेस एरिया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, फार्मूला लगाकर चेक करो, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, आपके लिखने से एक फैरेड नहीं बन जाएगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करो, ठीक है। प्रैक्टिकली हमारे पास जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस वैल्यू की, तो जनरल माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड चलता है, यस। अबू साहब, डीजे बढ़ो, बात हो गई आपकी पीछे प्रॉपर? हाँ, तो ये नैनोफैरेड, ये नैनोफैरेड या पिकोफैरेड की बात हो रही है या माइक्रोफैरेड की बात हो रही है, तो C4 बहुत कम है, और ये मीडियम भी है, मान लो रेजिस्टेंस अपने पास मीडियम भी है, तो भी स्टूडेंट्स ये किलो ओम में होगा, मान लो किलो और नैनो का गुणा अभी भी 10⁻⁻, लो वैल्यू आएगी, और लो वैल्यू के साथ 1 अपॉन लो वैल्यू का मतलब क्या क्वालिटी फैक्टर हाई नहीं हो जाएगा? क्या दोनों में तुलना हो पा रही है क्या? देखो, कल वाले पर मैंने कहा था दोनों को एक साथ कंपेयर कर देंगे, अंडरस्टैंड करो। जैसे कल वाले डाटा पर हम लोग बोल रहे थे कि क्वालिटी फैक्टर कुछ ऐसा आया था, ओमेगा नॉट R4 C4, ये बात हो रही थी जी, ये बात हो रही थी मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। और जो आज आपने निकाला है हेस, हेस ब्रिज, इसमें क्या आ रहा है? क्यू नॉट का मान 1/ω0 R4 C4। तो देखो, इसमें ये फैक्टर C4 बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, R4 मान लो मीडियम भी रखा आपने, और ओमेगा नॉट से जब मल्टीप्लाई होगा तब भी ये बहुत हाई नहीं बन सकता, या तो लो बनेगा या तो मीडियम बनेगा, हम बहुत लो भी नहीं ले रहे इसमें। तो अगर हम बहुत लो वैल्यू का सिलेक्शन भी नहीं कर रहे क्योंकि R4 का मान बहुत कम नहीं कर रहे, तो क्या ये वैल्यू मीडियम जैसी आ जाएगी? बट अगर अपने पास डिनोमिनेटर में कोई लो वैल्यू है, तो क्या ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? तो हमारी वरीनेस, जब भी मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो दो बातें हो सकती है, लो क्यू, अदरवाइज मीडियम क्यू, और इसमें हम लोग प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? मीडियम क्यू, इसके लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं मीडियम क्यू, राइट। लेकिन यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ओवरऑल डिनोमिनेटर कम तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्वालिटी फैक्टर, तो हेज ब्रिज में ऑलवेज हम लोग प्रेफर करते हैं कौन सा क्वालिटी फैक्टर? हेज ब्रिज का मतलब होता है हाई क्यू फैक्टर, हाई क्यू फैक्टर, जबकि मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में दोनों बनते हैं, लो भी बनता है और
मीडियम भी बनता है, बट हम प्रेफरेंस किसको देते हैं ऑलवेज आंसर्स पर? केवल और केवल मीडियम, केवल और केवल मीडियम। क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी भी अगर ले लेंगे तो दिक्कत देगा। मान लो रेजिस्टेंस का मान आपने घटा दिया बहुत, तो क्या स्टूडेंट लो रेजिस्टेंस के लिए 4 टर्मिनल चाहिए, तो जनरल मेजरमेंट टेक्निक पर रेजिस्टेंस को ज्यादा लो करना भी डेंजरस होता है। उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट बदल जाती है, बहुत हाई भी नहीं कर सकते, बहुत लो भी नहीं। तो मीडियम वैल्यू के लिए जो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन होगा वो कैसा होगा? मीडियम क्यू फैक्टर। रेजिस्टेंस का कौन सा मान सेलेक्ट करते हैं? यहाँ मीडियम। यहाँ रेजिस्टेंस कितना भी मीडियम सेलेक्ट करो, लेकिन कैपेसिटर का लो मान इसको लो बना देगा, और अगर ये वैल्यू लो हो गई तो ओवरऑल वैल्यू हाई। यस, यहां तक क्लियर है? इतनी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सौरभ? क्लियर है? संतोष, मेरी बात यहां तक क्लियर है? आशीष, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको जो पूछ रहे थे आप? ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर थोड़ा सा आपसे बोलूं कंपैरिजन वाइज, थोड़ा एक कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं एक कंपैरिजन बनाऊं कि मैक्सवेल इंडक्टेंस, क्या हुआ? लिख चुके हैं ना अब आप? क्या लिख रहे हैं? लिखिए लिखिए। फाइन है यहां तक? आगे बढ़े? ठीक है, अब आप सोचो, यहां से रिलेट करना, मैं कुछ दो पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं। हमने कल पढ़ा था मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। ये सब मेंस पर है नहीं सिलेबस में, केवल प्री के लिए है, बट थोड़ा बहुत इसलिए जानकारी जरूरी है कि कुछ ब्रिजेस एटलीस्ट जिनके ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू आप रखें। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, इसमें स्टूडेंट्स एक पॉइंट बताओ, क्या जो इसकी बैलेंस इक्वेशन थी कल वाली, क्या वो बैलेंस इक्वेशन सिंपल थी? बैलेंस इक्वेशंस आर सिंपल, साधारण थी, आसान थी। और क्या उसी में बैलेंस इक्वेशन जो आई थी कल, बैलेंस इक्वेशन, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, बैलेंस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्वतंत्र थी आवृत्ति से, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र थी कल वाली, राइट? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड bridge is suitable, bridge can be used for low and medium Q, but preference but preference should be given to medium, should be given to medium। प्रेफरेंस किसको देते हैं? मीडियम को। जबकि हम लो और मीडियम दोनों क्यू के लिए यूज कर सकते हैं। प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं स्टूडेंट्स? मीडियम क्वालिटी फैक्टर। अब इस ब्रिज की से अगर बोला जाए क्या हाई क्यू का मेजरमेंट कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। द ओनली डिसएडवांटेज, द ओनली डिसएडवांटेज, क्या इसका डिसएडवांटेज दिख रहा था? द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज इज हाई क्यू फैक्टर या क्यू फैक्टर ऑफ लार्ज क्यू
फैक्टर ऑफ लार्ज Q coil, large Q coil. The only disadvantage of this bridge is Q factor of large Q coil cannot be measured. हाई Q फैक्टर पर ये वर्क नहीं कर रहा. किस पर वर्क कर रहा है? लो और मीडियम, जिसमें से प्रेफरेंस हमेशा किसको देते हैं? मीडियम की, राइट? तो ये कल वाले पर कुछ बातें हम ऐड कर सकते हैं. मैंने कहा था इसको तब ऐड करेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे, राइट? हेज से जब इसकी तुलना कर रहे हैं. अभी तक हेज पढ़ाया नहीं था तो बात नहीं की थी. अब मैं हेज ब्रिज के रिस्पेक्ट में इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? ये जिसने लिखा है कि सर बैलेंस इक्वेशन साधारण कैसे थी और आवृत्ति से फ्री कैसे थी, कल मैंने आपको ड्राइव कराया था. देखिए, आपने थोड़ा नोटिस किया होगा. तो कल जब मैंने इसको ड्राइव कराया था तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बैलेंस इक्वेशन बहुत सिंपल आई थी, राइट? रियल सीधे सीधे रियल से इक्वेट हो रहा था, इमेजिनरी इमेजिनरी से सीधे सीधे इक्वेट हो रहा था. और बताओ R1 का मान कहाँ आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, L1 का मान कहाँ आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, राइट? तो कल वाले में R1 और L1 आवृत्ति से स्वतंत्र थे, राइट? कृष्णा क्लियर है? मनीष, यहां तक मेरी बात क्लियर है, राइट? चलिए, R1 और L1 दोनों ही आवृत्ति से स्वतंत्र हैं. R1 और L1 दोनों ही फ्रीक्वेंसी से फ्री है. क्लियर? कब? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस. बट आज जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, देखो आज जिसकी बात कर रहे हैं उस ब्रिज पर आज हमने बातें की हैं हेज ब्रिज पर. क्या नहीं लिखा? लिखो 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 लिखो. लिख चुके हो स्टूडेंट्स, इसको मैं बोलते हुए लिखवा ही रहा हूं. ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं हेज ब्रिज, तो हेज ब्रिज के अगर कुछ पॉइंट्स बनाए तो पहली बात, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. पहली लाइन. इसने क्या किया था? अरे ये कंपैरिजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख रहे हो सर? हेज ब्रिज तो हो गया, हेज ब्रिज बिल्कुल हो गया, बट इसमें कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं जो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस से हमें रिलेट करते हैं. ओके, हेज ब्रिज पर सबसे पहले, हेज ब्रिज का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ. ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है हेज ब्रिज किसका मॉडिफाइड वर्जन है. सो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. It is modification of Maxwell inductance capacitance bridge. मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज, ये इसी का मॉडिफिकेशन है. दूसरी बात, यहां जब आप मेजरमेंट करने गए तो दिस इज बेस्ट सुटेड फॉर हाई क्यू फैक्टर. देखो इधर, ये किसके लिए बेस्ट सूट कर रहा है स्टूडेंट्स? हाई क्यू फैक्टर, राइट? अब एक बात सुनेंगे सभी लोग, एक बात सुनेंगे. अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं स्टूडेंट्स, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि L1 का मान क्या था, तो आपने भी सॉल्व आउट किया था L1 का मान.
कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि सर इतनी बड़ी इक्वेशन बनवा क्यों रहे हो, तो R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा R4 C4 का स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर, राइट। इसी तरह अपने पास R1 ये था, R1 का मान था ओमेगा स्क्वायर, चेक कर लो, R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर, राइट। सभी को क्लियर है ये बात? ये दोनों टर्म आई थी ना भी L1 और R1। यस, लुक, फॉर हाई क्यू फैक्टर, फॉर हाई क्यू फैक्टर, देखो इधर सभी लोग, फॉर हाई क्यू फैक्टर, अगर क्यू फैक्टर हाई है स्टूडेंट्स, समझना सभी लोग, क्यू फैक्टर हाई, और क्यू फैक्टर आया कितना था, 1 अपॉन ओमेगा R4 C4। अरे बोला करो, ठीक है। अब ये हाई कब हो सकता है, जब इसका प्रोडक्ट कम आ रहा हो, राइट। अगर ये बहुत हाई हो रहा है, इसका मान बढ़ता जा रहा है, इसका मान घटता जा रहा है। अगर ये घटता जा रहा है, इधर देखो, इधर इधर इधर, अगर ये घटता जा रहा है तो क्या इस समय R2 R3 C4 के डिवाइड में आप इसे 1 प्लस 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर कह सकते हैं क्या? क्या ये फैक्टर ओमेगा R4 C4 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर को 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर भी कहा जा सकता है? एग्री, राइट। इसी तरह नीचे वाले को बताओ जरा, क्या इस फैक्टर को भी ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर का स्क्वायर कह सकते हैं? और जब, ध्यान से देखना सभी लोग, हाई क्यू फैक्टर है, इधर देखो इधर, अगर क्यू फैक्टर हाई है, राइट, तो 1 अपॉन दिस लो हो जाएगा। तो क्या 1 के सामने ये इतना छोटा हो जाएगा कि छोड़ दें? बोलो। अगर क्यू फैक्टर हाई है तो 1 अपॉन क्यू फैक्टर लो होता जाएगा और उसका स्क्वायर और लो हो जाएगा। तो 1 के सामने इतना छोटा कि उसको छोड़ दें, कोई दिक्कत? इसी तरह क्यू फैक्टर हाई, नीचे लिख ही देता हूं, देखो, क्यू फैक्टर, या मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यू बहुत हाई है तो 1 अपॉन क्यू, कॉमा लगाकर देखो, 1 अपॉन क्यू, अगर क्यू फैक्टर बहुत हाई है तो 1 अपॉन क्यू वेरी वेरी लो हो जाएगा, और 1 अपॉन क्यू का स्क्वायर और लो हो जाएगा। एग्री? तो 1 बहुत बड़ा है 1 अपॉन क्यू स्क्वायर से। तो क्या हम इस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर को, देखो जरा, निग्लेक्ट कर दें तो कोई समस्या? आप इसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं इस समय अगर ये हाई क्यू फैक्टर था। सो इन कंपैरिजन with 1, in comparison with 1 we can neglect this, हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूं स्टूडेंट्स, तो देखो निग्लेक्ट करने पर क्या हुआ, इधर देखो, इधर आपने इस समय इसको निग्लेक्ट किया और इसको निग्लेक्ट किया और केवल 1 को लिया, तो क्या ये वैल्यू, कहना इसे R2 R3 C4 आ गई? बोलो। और R1 का मान ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर, लिख लो आप लोग और बताओ अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, जल्दी लिखो।
करेक्ट। हाँ, छोटा कर दिए। यस, यू कैन चेक। निग्लेक्ट कर दिया 1/q² को एक के सामने। Sorry, I can't make a phone call with your iPad. तो अब हेज ब्रिज पर स्टेटमेंट्स एलोकेट हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह का बनाया था। हो गया कंप्लीट? राइट। रोशनी, पीछे का पहले ही लिख चुके हो आप लोग, इस पर भी टाइम दे चुका हूं मैं ऑलरेडी। देखो यहां क्यों नहीं कर सकते, देखो इसमें आप पहले मुझे एक बात बताओ, आपने काफी देर में पूछा ये, इधर देखो जो ये पूछ रहे हो, इसमें देखो स्टूडेंट्स, हाँ देखो जीपी फैजाबाद, Q0 बराबर क्या टर्म आई है, 1/ω0 R4C4, राइट। प्रैक्टिकली कैपेसिटर को आप माइक्रोफैरेड से छोटा नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या? आप जो क्वाइल ले रहे हो, मेरी बात सुनना, R1 L1 आपके हाथ में नहीं है, राइट। बट जब आप मेजरमेंट करते हो तो वेरिएबल क्या है, R4C4। जब ये R4C4 वेरिएबल है, राइट, तो इस R4C4 के साथ, इस R4C4 के साथ ये जो R4C4 है, सामने वाली ब्रांच, Z1 के सामने वाली ब्रांच, प्रैक्टिकली कैपेसिटर को जब ट्यून कराओगे तो कैपेसिटर का मान कहां तक बना सकते हो? क्या 1 फैरेड, 2 फैरेड, 10 फैरेड, 50 फैरेड, मिली फैरेड बना सकते हो? जनरली ये मान क्या होगा, माइक्रो या नैनो फैरेड, राइट। और R4 का मान कुछ किलो ओम तक होगा। तो ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई होने के बाद, जनरल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये वैल्यू लो रहेगी। और अगर 1 कोई वैल्यू लो आ रही है तो क्वालिटी फैक्टर का मान क्या बनेगा? आप बताओ, ये 10⁻³ में कुछ बन रहा होगा नीचे, तो ऑलरेडी क्या ये मान ऊपर जाकर 1000 नहीं हो जाएगा? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है क्या मेरी बात? चलो अब देखो नेक्स्ट। हाँ, यहां तक ये बात भी सबको क्लियर थी क्या?
कभी पूछा जाए किसी न्यूमेरिकल में L1 का मान, तो स्टूडेंट डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ L1 शुड बी R2 R3 C4, ये रिजल्ट सीधे याद होना चाहिए हेज ब्रिज का। और यहां पर R1 का मान दिस ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर, राइट। बेटर है कि ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रहे, केवल हेज के लिए बोल रहा हूं, बाकी कहीं जरूरत नहीं है, ओनली इट रिक्वायर्स इन हेज ब्रिज। अब इसके बाद आपसे बोला जाए कि हेज ब्रिज में अगर हम लोग तुलना करके बात कर रहे हैं, तो हेज ब्रिज में एक पॉइंट क्या बना, हियर also, या here balance equation are little bit complex, थोड़ी complex, little bit complex, and value of unknown depends on frequency also, आपने देखा था इंडक्टर का मान किस पर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पर। सॉरी, R1 का मान देखो, R1 का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा पर भी, राइट। जनरली मेजरमेंट करते समय फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके मेजरमेंट किया जाता है, बट यहाँ फ्रीक्वेंसी भी वीडियो रुक गया है, अब ठीक आ रहा है। अब सही है, ओके। So here balance equations are little bit complex, but value of unknown depends on frequency also, and using this method high Q can be achieved। तो हाई क्वालिटी फैक्टर कहाँ अचीव हो सकता है, हाई क्यू फैक्टर पर मेजरमेंट कहाँ अचीव किया जा सकता है, हेज ब्रिज, ये इसका एडवांटेज है, राइट। अप टू हाई वैल्यू तक भी ये वैलिड है, जबकि पिछले वाले में दिक्कत क्या थी स्टूडेंट्स, मैक्सवेल इंडक्टेंस करता नहीं था मेजरमेंट क्वालिटी फैक्टर का, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस करता था बट वो लो और मीडियम तक था, मैक्स। और जब हम बात करते हैं हेज की, तो ये हाई क्यू तक भी मेजरमेंट कर सकता है। तो ये बात मुझे आपको विद कंपैरिजन बतानी थी। अब इसके बाद जी न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करेंगे, मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने होंगे, तभी तो आप देखो इधर देखो, क्वालिटी फैक्टर वाली टर्म बनाकर ही तो इसको निग्लेक्ट कर पाए हो आप, अदरवाइज क्या ये निग्लेक्ट हो पाता, आपने 1/ओमेगा R4 C4 के साथ ही तो इसको बनाया है, राइट। सो आप ये वैल्यू हमेशा दिमाग में रखें कि ये पहले बनाना होगा, विदाउट मेकिंग दिस वी कैन नॉट मेक दिस वैल्यू, अदरवाइज यहाँ टर्म डिनोमिनेटर में भी आएगी 1+ओमेगा R4 C4 का स्क्वायर, ठीक है। होप सो यहां तक लिख लिया है सभी ने, दोनों में कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं, क्लियर, यहां तक बात क्लियर है क्या,
ठीक है, अब देखो, राइट, अब स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में रखना है, समटाइम्स मेजरमेंट करते समय एक दिक्कत और आती है। जैसे हमारे पास मान लो कोई कैप्स्टर है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिपिएशन फैक्टर, ये पहले ही मैं बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिपिएशन फैक्टर, डी फैक्टर का मतलब क्या है, तब मेजरमेंट किसकी बात करेंगे। देखिए अभी तक तीनों मेजरमेंट सबको क्लियर थे, मैक्सवेल इंडक्टेंस, फिर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और फिर हेस, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ डी फैक्टर पर, डिसिपिएशन फैक्टर की अगर हम बात करें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिपिएशन फैक्टर पर अगर आपसे बात की जाए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिपिएशन फैक्टर पर ध्यान से सुनना, मान लो कोई प्योर कैप्स्टर है, इन प्योर कैप्स्टर, अगर बिल्कुल प्योर कैप्स्टर है तो इन प्योर कैप्स्टर, इन प्योर कैपेसिटर, इन प्योर कैपेसिटर current I is leading with respect to voltage by 90 डिग्री, by 90 डिग्री। क्या हो जाता है अपने पास, विद रिस्पेक्ट टू कितने से लीड करती है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर कोई संधारित्र प्योर होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप मुझे बताओ इस करंट और इस पर बनने वाले वोल्टेज फेजर पर क्या संबंध होता। अगर आपके पास ये कोई V दिया है, तो इस V के रिस्पेक्ट में, अगर मान लो ये कोई V फेजर है, तो इसके रिस्पेक्ट में I फेजर क्या होता है स्टूडेंट, कैपेसिटर की करंट। क्या हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर की करंट परफेक्टली 90 डिग्री लीड कर रही होती अगर प्योर था, ऐसा ही होना चाहिए था, प्योर के केस में परफेक्ट 90 डिग्री। बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग करके लाए और आपने देखा कि V और I के बीच का एंगल, तो I का ये जो एंगल था ये कुछ कम हो गया है। अगर ये कुछ घट रहा है, इसका मतलब अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो पावर पर कुछ वैल्यू को घटा रहा है, पावर का डिसिपिएशन कर रहा है, और पावर का डिसिपिएशन प्रतिरोध कर सकता है। इसका मतलब कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉस बनाए अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं हुई। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं हुई तो संधारित्र के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक मिनट, क्या ये प्योर कैपेसिटर सबने लिख लिया, फाइन जी। अब प्योर कैपेसिटर के बाद आप जब इम्प्योर पर जाएंगे, हाँ धीमे धीमे इसको समझना, सपोज अब आप इम्प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज इम्परफेक्ट कैपेसिटर, मैन्युफैक्चरिंग ही खराब हो गई इसकी, इम्परफेक्ट कैपेसिटर, इम्प्योर कैपेसिटर अदरवाइज इम्परफेक्ट कैपेसिटर। अगर आपके पास इम्परफेक्ट कैपेसिटर या इम्प्योर कैपेसिटर है, तो देखो क्या हुआ, सुनिएगा, कैपेसिटर पर, ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉस आए, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस, जब इस कैपेसिटर को देखा गया तो कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इसके साथ साथ इस पर कुछ प्रतिरोध भी बन रहा है,
और वो प्रतिरोध बहुत कम है, स्मॉल आर। ये प्रतिरोध बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग पर, ये कुछ पावर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, खर्च कर रहा है, राइट। अगर कोई अंदर ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से पावर खर्च हो रही है तो वो प्रतिरोध हो सकती है। तो अगर ऐसा नेचर आ रहा है तो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से दो तरह के फॉर्मेशन होते हैं, एक प्रतिरोध का सीरीज फॉर्मेशन और एक कैपेसिटर के क्रॉस प्रतिरोध। तो दो तरह के डी फैक्टर की हम गणना करेंगे। पहले वाले के डी फैक्टर की गणना अब कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको बना लो। अगर एक संधारित्र पर डाइलेक्ट्रिक लॉस है तो हो सकता है सी के साथ क्या बन रहा है, आर। और ये आर अभी किस मॉडल में देख रहे हैं, सीरीज, राइट। अब इसके बाद हाँ, यहां तक क्लियर है। जीपी फैजाबाद वो बात आप लोग समझ गए जो पूछ रहे थे, ठीक है। अब यहां पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। विनय क्लियर है यहां तक? अब मैंने बोला कि कोई कैपेसिटर है अगर, और कैपेसिटर पर, ठीक है, नीचे देवेंद्र अभी कुछ ऐसा लिखवाया नहीं था, अभी जस्ट मैंने बोला कि डी फैक्टर पर हम लोग चल रहे हैं। हाँ ठीक है, आप नहीं लिख पाए हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी, देखो। अब अगर मैंने ऐसा बोला कि मान लीजिए कोई इम्प्योर कैपेसिटर है, तो इम्प्योर कैपेसिटर के केस में, राइट, इम्प्योर कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है, कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉस होंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग खराब हो गई तो इसके साथ कुछ डिसिपिएशन दिखने लगा। मतलब सी के साथ कुछ आर की प्रॉपर्टी भी आ गई। आर की प्रॉपर्टी दो तरह से जुड़ सकती है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पर, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम केस फर्स्ट को ले रहे हैं। कौन सा केस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट। दोनों तरीके से डी फैक्टर को चेक करेंगे। केस फर्स्ट पर हमने देखा कि अगर, देखो अब सभी लोग, एक संधारित्र है जिसके साथ आर भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। डोमिनेंट रूप से इसमें सी बन रहा है, कुछ थोड़ा बहुत स्मॉल आर बन रहा है। आप सभी प्लीज स्मॉल आर ही लिखेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी कैपिटल आर इसको नहीं लिखेगा। स्मॉल आर का मतलब है वेरी लो वैल्यू, राइट। अब यहां से आपने अपनी तरफ से मान लो कोई वोल्टेज अप्लाई किया। मैं आपको थोड़ा फेजर की टर्म समझा रहा हूं। दिस वन, राइट। आपने वोल्टेज अप्लाई किया। अब इस वोल्टेज की वजह से यहां करंट बनेगी। सीरीज में धारा समान होगी स्टूडेंट्स, जो भी सीरीज सर्किट होगा उसमें करंट सेम है। तो अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो फेजर डायग्राम में केवल चेंजेस किस पर आएंगे, वी आर पर, और कैपेसिटर पर बनने वाले वोल्टेज वीसी पर, राइट। सो क्या ये बात पहले समझ पा रहे हो आप? दिमाग में इतनी बात लाओ कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक लॉस हुआ है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। अंदर आर का फॉर्मेशन बना है सी के साथ, और ये आर श्रेणी क्रम में भी प्रभाव दिखा सकता है और समांतर क्रम में भी। तो पहली बार आप सीरीज इफेक्ट ले रहे हैं, तो मैंने यहां ब्रांच आर बना दी और सी बना दी, एग्री। और इसके साथ एक आपने सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। जब आप टोटल वोल्टेज इसके साथ देखना चाहोगे तो करंट जो भी बनेगी, क्या श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, राइट। तो फेजर डायग्राम में रेफरेंस क्या होना चाहिए, करंट। इसका मतलब इन सीरीज, इन सीरीज current should be, in series current should be same. So in phasor diagram, so in
phasor diagram, so in phasor diagram current can be taken as reference phasor. Current can be taken as reference phasor. करंट को हम क्या ले सकते हैं? रेफरेंस फेजर. करंट कैन बी टेकन एज रेफरेंस फेजर. ठीक है, करंट कैन बी टेकन एज रेफरेंस फेजर. लिख लो ये लाइन. श्रेणी क्रम में धारा को रेफरेंस फेजर माना जा सकता है. ठीक है, हो गया कंप्लीट सभी का. चलिए अब देखो, जैसे हम लोग बात करें, आप मुझे जनरल वे में कुछ बातें बताओ. जैसे मैं आर की बात करूं तो कहना इसे आर पर वी आर और आई आर सेम फेज है. प्रतिरोध पर वोल्टेज और करंट सेम फेज है. बट अगर संधारित्र की बात हो तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है या वोल्टेज? आप पावर सिस्टम में भी अभी जैसे पढ़ोगे, एक टर्म आती है कैपेसिटर बैंक. सिंक्रोनस में भी अभी पढ़ेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट. ये सब किससे हम प्रोवाइड कराते हैं? कैपेसिटर से, राइट? तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती है आईसी. किससे? वीसी से, बाई 90 डिग्री. याद होगा आप सबको, राइट? तो पावर फैक्टर का नेचर इंप्रूवमेंट किसके थ्रू कराते हैं? कैपेसिटर के थ्रू. तो इसमें करंट लीड करती है. यस. और जब करंट लीड करती है तो देखो जरा, आपने सबसे पहले एक करंट बनाई और इसको कहा ये रेफरेंस है, राइट? अगर करंट रेफरेंस है, जरा सुनो, देखो इधर अभी बना लेना आप लोग, पहले बोर्ड पर थोड़ा देख लो, 1 मिनट की बात है बस. सीरीज सर्किट में करंट सेम होनी चाहिए. तो आपने स्टूडेंट फेजर डायग्राम में किसको रेफरेंस मान लिया? करंट को. अब जब करंट को आपने रेफरेंस मान लिया, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, आप अपने बड़े भाई से 2 साल छोटे हो या आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है, दोनों बातें एक ही है. मतलब अगर ये करंट रेफरेंस है और वोल्टेज लीड कर रहा है, राइट? तो क्या मैं बोलूंगा कि वोल्टेज अग्रगामी है करंट से, या फिर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लैग कर रही है? एक ही बात है. किसके रिस्पेक्ट में किसको देख रहे हैं, ये बात प्रभावित करेगी. तो अब देखो, इस परिपथ में सुनिए, रजिस्टर पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं. एग्री? तो हाँ, एक बात और, ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो इस पर बनने वाला वोल्टेज भी बहुत कम होगा. कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो उस वैल्यू का इफेक्ट भी छोटा हो जाएगा. इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं वी आर रेफरेंस पर बहुत छोटी वैल्यू है. हाँ, समझाने के लिए मैं भी आपको बड़ा दिखाऊंगा, बट है ये बहुत छोटी वैल्यू. सो से दिस इज वी आर. यहां तक मान लो वी आर फेज. अब अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान देना जरा, संधारित्र पर वोल्टेज की बात की, बताओ, 2 बातें हो सकती है. मैंने आपसे कहा धारा लीड कर रही है, या उल्टा बोले वीसी लैग कर रहा है किससे? आईसी से. कैपेसिटर पर वोल्टेज लैग कर रहा है किससे? आईसी से. क्या ये भी बात करेक्ट है? राइट? एक ही बात है ये. चलो अब मुझे बताओ, क्या इस परिपथ में आई आर, क्या इस ब्रांच में आई आर, आईसी और आई एक ही बात है, अलग अलग बातें? सेम है. तो आपने रेफरेंस क्या खींचा था स्टूडेंट्स? करंट. रेफरेंस आपने करंट खींचा.
तो इसी पर IR है, इसी पर IC है, सब कुछ इसी पर है। यस, और VR इसी फेज पर होगा क्योंकि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज और करंट सेम फेज। बट क्या अगर मैं समांतर क्रम का नियम लगाऊं तो कैपेसिटर का वोल्टेज लैग कर रहा है, राइट? और मैं आपको समांतर क्रम के नियम से बता रहा हूं जानबूझकर, कुछ वजह है उसकी। ये VC है, राइट? मान लो मैं दोनों का पैरेललोग्राम खींचना चाहूं तो समांतर क्रम के नियम से जहां ये लाइन खत्म हुई है, राइट, क्या एक पैरेलल लाइन यहां खींच दें और एक पैरेलल लाइन यहां खींच दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां मिल जाएगा? बोलो। समांतर क्रम का नियम वाटमीटर में कई बार यूज किया था। तो ये लाइन दिस थी, ये लाइन दिस थी, तो ये इसके समांतर यहां, इसके समांतर यहां, राइट? ठीक है। अब अगर आपने इसके पैरेलल लाइन खींची स्टूडेंट्स, तो आपने एक पैरेलल लाइन यहां खींची, ये भी VC के इक्वल होगी। किसके इक्वल है? VC के। और ये वाली लाइन, ये वाली समांतर लाइन क्या VR के इक्वल होगी? राइट? ये किसके इक्वल होगी? VR। अब आप मुझे एक बात बताओ, VR के समांतर ये था, VC के समांतर ये था, जहां दोनों मिल गए, क्या वहां परिणामी वाली लाइन खींच सकते हैं और इसी को क्या मान लेंगे? परिणामी V फेजर। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर? देखो होना क्या चाहिए था स्टूडेंट्स, रुक जाइए सुनिए। होना ये चाहिए था, ये पूरा कैप रजिस्टर, ये जो रेफरेंस लाइन है, एक बार स्टूडेंट्स लिसन कर लीजिए फिर लिख लीजिएगा, मैं टाइम दूंगा। ये जो रेफरेंस करंट है, इस करंट से कैपेसिटर का वोल्टेज 90 अंश लीड करना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा तो ये 90 अंश लीड नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? ये केवल इतना लीड कर रहा है, इतने एंगल का लॉस हो रहा है, राइट? इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, ये वाली वैल्यू, इस एंगल को हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। और ये पूरा था 90, तो इतना एंगल जो बचा इसको कहा जाता है, स्पेस अंदर नहीं था, 90 माइनस डेल्टा। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब समझना सभी लोग, क्या हो रहा है। थोड़ा सा वेट करें, वेट करें। ये कोई करंट है, रेफरेंस फेजर। VR, ये पूरी कोई करंट है, रेफरेंस फेजर। VR बहुत छोटा है स्टूडेंट्स, कितना है देखो, VR केवल यहां से लेकर यहां तक, दिस इज VR। और VC ये लाइन है। अब जब समांतर क्रम के नियम से ये लाइन यहां खींचोगे और इसको मिलाओगे तो मुझे बताओ ये परिणामी कहां जाकर मिलेगा? क्या ये परिणामी ऐसे मिलेगा? और अगर ये ऐसा मिलेगा तो बताइए, क्या जो 90 बनना चाहिए था ये कुछ एंगल घट गया? ये जो लाल वाली रेखा है ये आनी यहां चाहिए थी, और क्या ये कुछ घट गई? ये किसकी वजह से घटी है? इस प्रतिरोध की वजह से। इसी को कहते हैं डिसिपिएशन होना, लॉस होना। तो हम देखना चाहते हैं आखिर कितने एंगल से ये डिसिपिएशन बना रहा है, राइट? तो जितने एंगल से ये घटा उस एंगल को हमने डेल्टा मान लिया। आपको दिखाई दे जाए फिगर, इसलिए मैंने इतने को VR दिखाया है, अदरवाइज ये VR बहुत छोटा है और VC बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने समझाने के लिए केवल थोड़ा सा VC दिखाया। बात क्लियर है क्या? राइट? फेजर शुभम, क्लियर है क्या? या एक बार रिपीट करूं? ठीक है, चलिए अब बना लीजिए, बना लीजिए। सबसे पहले आई रेफरेंस, फिर VR, फिर 90 अंश पर VC, और समांतर क्रम का नियम लगा रहे हैं ताकि एंगल दिखा पाए कितने एंगल से घट गया, दैट इज डेल्टा।
VC लैग कर रहा है स्टूडेंट्स। आराम से बनाओ, आराम से टाइम लेते हुए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखो अब मुझे लगता है आप सभी इतनी बात से सहमत हैं कि होना क्या चाहिए था, धारा इस करंट और इस वोल्टेज के बीच में 90 अंश का कोण आना चाहिए था, लेकिन ये कुछ लैग कर गया, कुछ यहां पर सॉरी टिल्ट कर गया। जितने एंगल से ये टिल्ट कर गया उसे कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। इसी का अगर टेंजेंट निकाला जाए, इसी का अगर टेंजेंट निकाला जाए स्टूडेंट्स, राइट, देखो इधर बस थोड़ा सा 5 मिनट केयर करना है इसकी, आपको बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप इसका डेल्टा निकालें स्टूडेंट्स, राइट, तो देखो डेल्टा के सामने इधर देखो, इधर इधर ये भी तो एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज पर अगर मैं इसका tan डेल्टा निकालूं, tan डेल्टा, तो tan डेल्टा बराबर क्या आएगा? सामने वाली भुजा क्या थी अपने पास? VR। तो हमने लिखा, सॉरी, दिस इज VR फेजर अपॉन, इधर देखो ये वाली लंबाई VC है, ये वाली लंबाई VR थी, तो डेल्टा के जो सामने वाली भुजा है वो VR और ये वाली साइड VC है, तो VR अपॉन VC फेजर। क्या VR का मतलब I इंटू R होता है क्या स्टूडेंट्स? राइट, और VC का मतलब I इंटू माइनस JXC। और जो भी हम tan डेल्टा लिख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, लंबाई के हिसाब से, लेंथ वाइज। तो इसका भी मॉड हो जाएगा, इसका भी मॉड हो जाएगा। तो बताओ tan डेल्टा बराबर क्या हम कह सकते हैं मॉड I इंटू मॉड R या मॉड I इंटू R अपॉन मॉड I इंटू XC माइनस JXC का मॉड क्या हो जाएगा? XC। मॉड I कैंसिल, तो tan डेल्टा बराबर R अपॉन XC, और XC का मतलब होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ओमेगा सी R। तो आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स, डिसिपिएशन फैक्टर कितने का डिसिपिएशन फैक्टर बन रहा है? डिसिपिएशन फैक्टर, अदरवाइज इसी को आप कहते हैं डी फैक्टर, इसी को कहते हैं आप लॉस टेंजेंट। लॉस, जिस वैल्यू पर लॉस हो रहा है उसका टेंजेंट, उसी का तो tan ले रहे हो, लॉस टेंजेंट। अदरवाइज लॉस एंगल की कैलकुलेशन, लॉस टेंजेंट, डिसिपेशन फैक्टर, ये वैल्यू होती है ओमेगा सी आर, ये ड्राइव होकर आता है। अब एक और खास बात लिख लो पहले यहां तक, लॉस टेंजेंट का मतलब एक ऐसा टेंजेंट जो लॉस का कैलकुलेशन बता रहा है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं लॉस टेंजेंट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग?
लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट, सॉरी, दिस इज कॉल्ड लॉस टेंजेंट। इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस का टेंजेंट। यही खींचा ना टेंजेंट, जो हमारे पास इसका tan बन रहा है उसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। दिस इज वी आर अपॉन वी सी। ठीक है, राइट। अगर मैं अब आपसे पूछूं, इधर 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 देखो, हो गया कंप्लीट। सी, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फॉर एक्टिव पावर, फॉर्मूला फॉर एक्टिव पावर। कई बार न्यूमेरिकल्स में बोलता है स्टूडेंट्स कि आप कैलकुलेट करो एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? P बराबर वी आई कॉस एंगल बिटवीन V एंड I। जरा चेक करो, क्या यहाँ V इंटू आई के साथ कॉस एंगल पर वैल्यू, हाँ जी बोलिए। इधर देखिए स्टूडेंट्स, परिणामी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो ये I है। श्रेणी क्रम में I सेम होगा, बोर्ड पर देखो I सेम होगा। और जो वोल्टेज है, क्या वो वोल्टेज वोल्टेज वाली लाइन को शिफ्ट कर गई, तो इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल यही तो बचेगा स्टूडेंट्स। कितना? 90 माइनस डेल्टा। एक्सेप्टेड है। परिणामी I और परिणामी V के बीच का कोण, ये पूरा कितना था? ये हमने डेल्टा माना, ये पूरा 90 था, तो ये बचा कितना? 90 माइनस डेल्टा। एक्सेप्टेड? बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब cos 90 माइनस डेल्टा। बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये cos 90 माइनस डेल्टा ही साइन डेल्टा है। तो P बराबर वी आई साइन डेल्टा। और शायद आपको याद होगा कि साइन पर अगर डेल्टा का मान बहुत छोटा हो, इफ डेल्टा इज वेरी लो, अगर डेल्टा का मान लो हो, तो क्या साइन डेल्टा ही लमसम इक्वल डेल्टा हो जाता है फॉर लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा? तो इसलिए एग्जाम में यूज होता है कैलकुलेट एक्टिव पावर, और वहां प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट इंटू लॉस एंगल। ये डेल्टा कौन सा एंगल है? प्रतिरोध पर बनने वाला लॉस एंगल। तो क्वेश्चन में सीधे लिखा होता है। अब स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉसी कैपेसिटर, इसे आप पढ़कर आते हैं। लॉस लेस कैपेसिटर और लॉसी कैपेसिटर, नाम याद आया आप कुछ? लॉसी कैपेसिटर और लॉसलेस कैपेसिटर। लॉसी का मतलब है इम्प्योर, जहां पर लॉस हो रहे हैं, और लॉसलेस का मतलब प्योर, जहां पर कोई लॉस नहीं है। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर लॉस एंगल दिया हो, तो वो लॉस एंगल का मतलब कौन सा एंगल है? दैट इज डेल्टा, राइट। तो ये फार्मूला तब बन जाता है। एसएससी जेई 2009 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, जिसका आंसर था प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज करंट इनटू डेल्टा। उससे डायरेक्ट आंसर आ रहा था। अब इसका एक दूसरा फॉर्म देखते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मेट था, छोटा ही कर रखा है स्टूडेंट्स, और कितना छोटा करें, फिर दिखाई नहीं देगा आपको। संतोष, क्या लिख लिया आपने? अरे आप लोग संतोष जायसवाल परेशान मत हो, मैं संतोष कौन है, वर्मा जी से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो अब तक काम की बात में नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में टर्म बनती है डी फैक्टर या लॉस टेंजेंट या टैन डेल्टा।
तो tan डेल्टा का मान कितना आया अपने पास, ओमेगा CR, कई बार पूछता है। इसके अलावा अगर कभी पूछ ले एक्टिव पावर का फार्मूला VI cos phi होता है, दैट इज ट्रू, बट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है इस बार, 90 माइनस डेल्टा, तो यही क्या बन जाएगा, साइन डेल्टा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और साइन डेल्टा, अगर डेल्टा का मान बहुत कम है, हाँ प्रैक्टिकली ये मान 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इतना होता है, बहुत कम, और 1 डिग्री से भी छोटा होता है, राइट जी। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं इस पर, चलो ठीक है रहने दो। हाँ संतोष ठीक है, खाना खा लीजिए अब आप। ये जो आप लिख रहे थे ना 3 बार, सर आपने खाना खा लिया, ये आप मुझको नहीं पूछ रहे थे, क्या आप अपने लिए पूछ रहे थे कि सर आपको कुछ सिंपैथी आ जाए। और आपको लगा कि सर अभी जवाब दे दे, मैंने अब जवाब दिया इसीलिए। ठीक है, ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ आदाब लिख रहे हैं सर, पहले बना तो लें, राइट। कई में स्टूडेंट्स आप लोग का हार्डवर्क देखकर अपने रूम पार्टनर्स को आप लोग थोड़ा सा समझाते क्यों नहीं हो, है ना, उन लोगों से मेहनत करवाओ, उनको फील कराओ कि खूब पढ़ रहे हो। और शुरुआत में समझाया था सेम ब्रांच की रूम पार्टनर मत लिया करो, देखो यही नुकसान होता है इन सबका। और कहीं गलती से साथ के दोस्त हुए तो और दिक्कत। सब साथ साथ होता है, राइट। ठीक है, सेम ब्रांच सेम कोचिंग, और बहुत बढ़िया। तो कोई चांस ही नहीं है। मैं अकेले रहता हूँ सर, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा मत लिखो स्टूडेंट, सर जो पहले से बने हुए उनको कैसे हटाएं, नाराज हो आप अपने रूम पार्टनर से। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल कंपैरिजन करेंगे डी फैक्टर का दोनों केसेस का। ओके थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।